ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको वॉइस आ रही है क्या मेरी? ओके एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा फास्ट नोट करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, और सभी लोग बोर्ड पे फोकस करें प्रॉपरली। कुछ होमवर्क दिया हुआ है आपको? ओके, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 19। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। किसी ने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। तो आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारे सेमीकंडक्टर का सिग्मा बढ़ता है और उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होने चाहिए जिसमें आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं? तो बोरोन एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे कोई सा भी सेमीकंडक्टर हो, हमारा जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इसका गैप कम होता है, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो और चाहे वो आपका प्योर सेमीकंडक्टर हो। तो डेल्टा ई आपका बहुत कम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। एन टाइप में क्या होता है कि आपके पास एक डोनर इम्प्योरिटी होती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और पी टाइप में एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 17 देखिए, एक 12th में भी डाउट पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग। तो पहला ऑप्शन, रेजिस्टेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी चेंज्ड एज रिक्वायर्ड। देखिए ये कह रहा है आपके पास एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो क्या हम उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायर्ड? तो जितना आप डोपिंग करेंगे उसके बिहाफ पे आपके डोनर या एक्सेप्टर बढ़ सकते हैं। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को आप बढ़ाकर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करस्पॉन्डिंगली कम हो जाते हैं, और उसके कंसर्न हम उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है सिग्मा क्या होता है, एन ई म्यू ई एंड एन एच ई म्यू एच। तो एज पर डिजायर्ड कंडीशन आप एन ई एन एच अपने हिसाब से डिसाइड करके रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन वैलेंस बैंड। सही बात है, वैलेंस बैंड, एक मिनट, क्या कह रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है ना? हाँ, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ बी ऑप्शन, क्योंकि वो कह रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैलेंस बैंड में। ये बात गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ते हैं,
कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड वैसे ही रहता है। नेक्स्ट, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस इन वैलेंस बैंड। सही बात है ये। और लास्ट करें, इन प्योर सेमीकंडक्टर फर्मी बैंड इज सिचुएटेड इन बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये मैंने बताया था, डायरेक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, 18, क्वेश्चन नंबर 16 जो लोग पूछ रहे हैं उनको मैं बता देता हूं। क्वेश्चन में NE और VD, आपको पता है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये क्या है, चार्ज कैरियर डेंसिटी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, चार्ज कैरियर डेंसिटी बढ़ती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्यों डाउट आ रहा है? 17 देखिए, इसमें आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, और वो कह रहा था इफेक्ट ऑफ क्वार्टर्स इज नेग्लिजिबल, यानी वो आपको होल नेग्लेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो होल नेग्लेक्ट कर दो तो हमारे पास क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू NE E म्यू E प्लस NH E म्यू H। तो हमने होल्स को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। तो डेफिनेटली सिग्मा जो होगा वो होगा NE E म्यू E, और NE जो होगा वो नंबर ऑफ डोनर डेंसिटी के इक्वल होगा। तो सिग्मा इक्वल्स टू नंबर ऑफ डोनर इंटू E इंटू म्यू E, ये नंबर डेंसिटी है। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपको प्रोवाइडेड है इसका कंडक्टिविटी, क्वेश्चन आपको सिग्मा दे रहा है, आपको म्यू E प्रोवाइड कर रहा है, यहां से आप ND एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 19th में क्या डाउट है? 19th में बेटा डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, मैंने आपको क्लास में करवाया है क्वेश्चन सिमिलर टाइप का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, ये 19 तक ही था। ओके, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5। क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछ रहे हैं। 1 क्या कह रहा है कि फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो इन इंसुलेटर द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, ये बात सही है। इंसुलेटर्स में हमारा जो कंडक्शन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं होता है, इवन होता ही नहीं है। और नेक्स्ट कह रहे हैं इन कंडक्टर द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, गलत बात है ये। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप करके रहते हैं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड में है वो उसके साथ साथ कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होता है। सी ऑप्शन, इन सेमीकंडक्टर द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एट लो टेम्परेचर। क्या कहते हो, ये बात भी सही है, पार्शियली एम्प्टी होता है और पार्शियली फिल्ड होता है आपका वैलेंस बैंड, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। एंड डी ऑप्शन, द इंसुलेटर द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, आपसे कहा जा रहा है कौन सा ट्रू है, तो ए ऑप्शन इज ट्रू, बाकी सब रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या डाउट है? इसमें आपसे कहा गया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड। तो एक बात बताइए, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के नंबर होल से ज्यादा होते हैं, सही बात है, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये दोनों नंबर्स बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन Ni स्क्वायर के इक्वल होता है और टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका Ni बढ़ता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 8, 9,
ओके, क्वेश्चन नंबर कहां तक दिया था मैंने? 6 तक, ठीक है। ओके, हम लोग आगे पढ़ते हैं। मेरी वॉइस थोड़ी खराब हो रही है अभी, बोर्ड पे फोकस करें सभी लोगों के। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन आपका इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका था। तो दैट पीएन जंक्शन, तो मेरे पास ये आपके पास पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ था। दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप। यहां पर आपने देखा था एक्सेप्टर एटम्स पर नेगेटिव चार्ज था, और इधर हमारे पास इधर आपके पास पॉजिटिव थे। तो आपने क्या देखा था, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, यहां पर होल्स ज्यादा होते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या सिचुएशन थी कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन की वजह से आपको एक ऐसा रीजन मिला था जहां पर चार्ज कैरियर्स नहीं थे। दैट लेयर इज कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर। ओके, जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुआ था, इधर आपके पास वही इलेक्ट्रॉन होल जो होने चाहिए। तो पी साइड में आपके पास मेजोरिटी होल्स हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। इधर एन साइड में आपके पास मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी होल्स हैं आपके पास, तो कुछ होल्स भी होंगे। तो ये आपका डिप्लीशन लेयर है। मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि यहां पर डिफ्यूजन इस तरह से होता है, तो हमारा डिफ्यूजन करंट ऐसा था, आई डिफ्यूजन, और ड्रिफ्ट करंट हमारा इस तरह से था, दैट इज आई ड्रिफ्ट। एंड एट इक्विलिब्रियम हमारे पास आया था आई डिफ्यूजन, दैट इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट। ठीक है, तो आई डिफ्यूजन आई ड्रिफ्ट के बराबर हो गया था। तो इसके कंसर्न हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो गया था, और इक्विलिब्रियम पर हमारे पास विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कांस्टेंट हो गई थी। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर that becomes constant at equilibrium. ओके, ये सब मैंने बता दिया था। अब हमारे पास एक कंडीशन और क्या थी कि जब यहां पर आपका डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, जो आपके लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए बैरियर का काम कर रहा था, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए वो किस तरीके का था, वो एक सपोर्ट का काम कर रहा था। और उसके कंसर्न इक्विलिब्रियम पर ये दोनों करंट हमारे बराबर हो गए थे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो आपके एंड्स ऑफ डिप्लीशन लेयर है, इसके बीच में क्या है, एंड्स ऑफ डिप्लीशन लेयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। तो ये मेरा ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, ये वाला एंड लो पोटेंशियल पे। ठीक है, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो एंड्स ऑफ डिप्लीशन लेयर है, उसके बीच में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसको हम लोग बैरियर वोल्टेज बोलते हैं। तो बैरियर वोल्टेज क्या था? बैरियर वोल्टेज, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ डिप्लीशन लेयर। यहां तक हम बात कर चुके हैं। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल डेटा दे दूं कि अगर हमारे पास सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के लिए बैरियर वोल्टेज लगभग 0.7 वोल्ट का होता है, ये याद रखना है आपको। और फॉर जर्मेनियम दिस इज अबाउट
0.3 वोल्ट। तो सिलिकॉन के लिए हमारे पास जो बैरियर वोल्टेज है दैट इज 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए दैट इज 0.3 वोल्ट होता है। ये हमारा बैरियर सेट हो गया, ठीक है। तो अब इधर देखिए, ये जो आपका बैरियर आप यहाँ पे देख रहे हो, इस बैरियर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो वो एन साइड से पी साइड की तरफ है, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर जिस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके कंसर्न हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? एन साइड से पी साइड पर। तो पीएन जंक्शन में जो भी डायरेक्शन हमारी एन से पी होगी उसको हम नेगेटिव कंसिडर करके चलते हैं नेगेटिव कन्वेंशन में, और जो भी आपका डायरेक्शन पी से एन की तरफ होगा उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी कर रहा होगा, तो हम बहुत एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे पास सपोज मेरा डिप्लीशन लेयर है, ये आपका एन साइड का डिप्लीशन और इधर पी साइड का। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इस तरफ। तो अगर हम ऑन एन एवरेज डिस्कशन करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का होगा, तो डायरेक्शन है एन से पी की तरफ। अब आप यहां पर देख सकते हो, स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत एग्जैक्ट हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आपके पास ये डिप्लीशन लेयर है, 1 मिनट, जैसे कि सपोज ये आपके पास डिप्लीशन लेयर है, तो ये मेरे पास इधर कैसे चार्जेस है? पॉजिटिव, ओके, और इधर कैसे चार्जेस है? नेगेटिव। तो ये तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एन से पी की तरफ है। अब इसमें ना, जैसे अगर मैं आपसे इस जंक्शन पे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो आप ये देख सकते हो कि ये सारे पॉजिटिव हैं, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और ये सारे नेगेटिव हैं, इन नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स होगा। तो ये जो आप जॉइंट ऑफ पी एन जंक्शन देख रहे हैं, जॉइंट, तो इस जॉइंट के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, और इस जॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। जैसे कि आप इस जॉइंट पर बात करें, अगर सपोज हम जॉइंट पे बात नहीं करते हैं, तो जैसे सपोज आपको दिख रहा है कि इधर आपके पास पॉजिटिव है, ये डिप्लीशन लेयर की बात कर रहा हूं, और इधर आपका नेगेटिव है। तो जैसे सपोज आपसे किसी ने कहा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इस जगह पर, यहां पर, तो पता है यहां पे क्या होगा? इतनी जगह वाले पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इन पॉजिटिव की वजह से अवे और इन नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स। तो अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो ये बीच वाले जो देख रहे हो आप, इनका इफेक्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलमोस्ट जीरो है। अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो इतने से पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर जीरो होगा, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स रहेगा, ठीक है। बट इधर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये और ये, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा ऐसे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है अवे की तरफ, और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स। तो जैसे आप किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो उसके जो बीच का ये वाला पार्ट होगा, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट एक दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बचेगा? सिर्फ इतने पार्ट का एंड इतने से पार्ट का, ठीक है। तो पता है जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, सपोज मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं तो इधर जितने पॉजिटिव हैं उतने ही ये नेगेटिव है, तो इन पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट ऑलमोस्ट यहां पर जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मैं बहुत एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूं। ये जो डिप्लीशन लेयर के अंदर जैसे जैसे आप जितना जॉइंट पे खड़े हो, जॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा, और दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल होगा लगभग। तो अगर हम आपसे डिस्कशन करें इस डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, तो यहाँ ऑलमोस्ट जीरो जैसा है, और यहां पर कुछ मैक्सिमम वैल्यू है। तो सपोज कुछ इस तरीके का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एंड दिस इज ई मैक्स। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने नीचे क्यों बनाया,
नीचे इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, एन से पी। तो हम लोग एन से पी जो भी डायरेक्शन होगी उस सबको नेगेटिव लेंगे, और पी से एन जो भी डायरेक्शन होगी वो सब पॉजिटिव लेंगे। तो यहां पर अगर कोई आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाहे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगा, यहां पर सबसे ज्यादा होगा। ये जॉइंट है दोनों का। तो एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, ये बात सबको क्लियर है ना, ताकि हम लोग आगे बढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बहुत कम होगा, यहाँ सबसे ज्यादा होगा एट द जॉइंट। दिस इज द जॉइंट ऑफ पी एन जंक्शन। इस जगह पर सभी की वजह से इधर और इन सब की वजह से इधर, तो ये सारे एड ऑन होके यहाँ पर मैक्सिमाइज होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑन एन एवरेज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इधर एक दूसरे को उड़ा देंगे। क्लियर है ये बात? उसके बाद आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए फटाफट, और या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ग्राफ हमने नेगेटिव में ये बनाया है क्योंकि हम लोग पूरे पीएन जंक्शन में एन से पी को हम मानेंगे कैसा, नेगेटिव, और पी से एन जो भी चीजें आएंगी उन सबको हम पॉजिटिव कन्वेंशन देने वाले हैं, इसलिए ग्राफ को नीचे बनाया गया। क्लियर और नॉट? इसमें कोई खास बात नहीं है। वैसे आपने बहुत सारी चीजें सब आपने लिखी हुई है, सिर्फ आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसर्न अगर हम बात करें तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द जॉइंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू को आप चाहो तो माइनस ई मैक्स बोल सकते हो। माइनस सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, उसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। हमने नेगेटिव में बनाया क्योंकि हम लोग एन से पी नेगेटिव मानते हैं और पी से एन पॉजिटिव मानते हैं। क्लियर है इतनी बात सबको? तो ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या फॉर्म किया है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज माय बैरियर वोल्टेज, एंड दैट इज इक्वल्स टू, फॉर सिलिकॉन दैट इज 0.7 वोल्ट, एंड फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पोटेंशियल का डायग्राम बनाने के लिए कहे तो कैसे बनाओगे? जैसे ये आपके एंड्स ऑफ डिप्लीशन लेयर है, ये इधर आपका एन है, इधर पी है, तो आपको पता है ये कौन सा पोटेंशियल है, दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल। तो हाई और लो दिखाने के कई तरीके होते हैं, आप चाहो तो इस ग्राफ को ऐसे बना सकते हो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाई पोटेंशियल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लो पोटेंशियल को। इवन कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे ही बनाएं, आप ऐसे भी बना सकते हो। बस ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल। आपको पता है कि पोटेंशियल जो है वो रेफरेंस डिपेंडेंट है, तो आप जैसा रेफरेंस मानेंगे उसके करस्पॉन्डिंग। जैसे यहां मैं देखूं तो मैंने इसको जीरो की तरह डील किया हुआ है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव तक चला गया। ये लो पोटेंशियल, इसको जीरो माना है मैंने, तो यहां से ऐसे। तो दोनों में से कोई भी एक डायग्राम आप बना सकते हो। आपका जो पी साइड है वो लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द एंड ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये वाली एंड की बात हो रही है, ये एंड और ये एंड। तो इसके कंसर्न ये आपके पास लो पोटेंशियल, ये आपके पास हाई पोटेंशियल। लो को शो करने के लिए आप कैसे भी शो कर सकते हैं, लो से लेके हाई तक। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हैं डेल्टा वी, दिस इज कॉल्ड एज बैरियर वोल्टेज, एंड इसकी वैल्यू फॉर सिलिकॉन that is about 0.7 volt and for germanium it is 0.3 volt. ओके, तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये दोनों ग्राफ एक साथ मत बनाना, या तो ये बना लो या ये, आपकी चॉइस है। हमें बस ये दिखाना है कि ये लो है और ये हाई है, ये लो है ये हाई है। आप कैसे भी बना सकते हो। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं कि पोटेंशियल जो है वो रेफरेंस डिपेंडेंट होता है, तो आप जहां भी जीरो मानेंगे उसके कंसर्न आप ग्राफ बना सकते हैं। तो इस ग्राफ में मैंने यहां जीरो माना है, इस ग्राफ पे मैंने यहां जीरो माना है, तो आप ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। हमारा पर्पस होता है
कि एक को लो दिखाना, दूसरे को हाई दिखाना, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज योर बैरियर वोल्टेज। फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 एंड फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट। ओके, तो मैं ये हटा रहा हूं। अब हम इसके कंसर्न कुछ और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। एक बात बताइए, ये मेरा जो बैरियर वोल्टेज है वो कितना आया है, सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट। तो एक बात बताइए, आप लोग को ये बात ध्यान है ना कि मैं अगर डोपिंग बढ़ाता हूं, डोपिंग बढ़ाने का क्या मतलब होता है, इंप्योरिटी बढ़ाई जाएगी। तो डोपिंग बढ़ाने का मतलब इंप्योरिटी बढ़ेगी। तो एक बात बताइए, ये क्या इंप्योरिटी के ही चार्जेस हैं, और ये भी इंप्योरिटी के ही चार्ज हैं जो इमोबाइल है, मूव नहीं कर सकते। तो सपोज आप डोपिंग बढ़ा रहे हो तो आपका इंप्योरिटी बढ़ रहा है। तो एक बात बताइए, जैसे सपोज अगर मैं ये कहता हूं कि ये मेरे एंड्स ऑफ डिप्लीशन लेयर हैं और यहां पर ये आपका जॉइंट है, इधर आप दिखाते हो प्लस प्लस और इधर क्या दिखाते हो आप, माइनस माइनस। अच्छा, इस बैरियर का आपको कुछ डेल्टा वी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, इसका कुछ डेल्टा वी आएगा एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब एक बात बताइए, अगर मैं डोपिंग बढ़ाता हूं तो क्या आपको समझ में आता है, यहां चार्जेस बढ़ाऊंगा मैं तो यहां पर जैसे पॉजिटिव पहले जितने थे अब उससे ज्यादा होंगे, यहां पे भी ज्यादा होंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये डेल्टा वी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, जबकि हमें पता है कि हमारा बैरियर वोल्टेज सपोज सिलिकॉन है तो वो 0.7 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए अगर मैं डोपिंग को बढ़ा देता हूं तो इसकी फिजिकल विड्थ सपोज एल है, तो अगर मैं इस फिजिकल विड्थ को सेम रखते हुए डोपिंग बढ़ाता हूं तो मुझे पता चलता है कि यहां यहां चार्जेस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और चार्जेस की डेंसिटी बढ़ने से तो गिवन विड्थ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमें पता है कि किसी गिवन सेमीकंडक्टर के लिए जो वो पोटेंशियल बैरियर का विड्थ है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तो एक फिक्स वैल्यू की आ रही है। तो इसका मतलब अगर आप डोपिंग लेवल बढ़ाते हैं तो फिजिकल विड्थ, क्योंकि यहां प्लस प्लस बढ़ेंगे ना, इधर प्लस बढ़ जाएगा, इधर माइनस बढ़ जाएगा, इधर प्लस बढ़ जाएगा, इधर माइनस बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे कि हमारी जो फिजिकल विड्थ है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर हम डोपिंग का लेवल बढ़ाते हैं तो जैसे 0.7 वोल्ट इतने गैप पे चाहिए था, अब आपने डोपिंग ज्यादा कर रखी है यानी ज्यादा इंप्योरिटी मिला रखे है, तो इस गैप में चार्जेस ज्यादा होंगे। तो अगर आप गैप सेम रखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका ज्यादा दिखाई देगा, जबकि आपको पता है कि आपका बैरियर वोल्टेज एक फिक्स वैल्यू का है। तो जैसे ही आप डोपिंग बढ़ाएंगे उसकी विड्थ, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि डोपिंग बढ़ाने से डिप्लीशन लेयर के विड्थ पे क्या फर्क पड़ता है। तो डोपिंग बढ़ाने पर इम्प्योरिटी बढ़ती है, चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे एक बार रिप्लाई कर दो कि ये बात समझ में आई या नहीं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, रिवर्स आप सोच सकते हो, अगर आप डोपिंग बढ़ाओगे तो चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी बढ़ेगी तो विड्थ कम होगा। अगर डोपिंग कम है तो उस बैरियर वोल्टेज को सेट करने के लिए विड्थ हमें ज्यादा चाहिए होगा। वो सिर्फ और सिर्फ इस पर आ रहा है क्योंकि डोपिंग बढ़ाने का मतलब है कि चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो चार्ज कैरियर की डेंसिटी बढ़ाने पर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर आपका डिक्रीज होता है फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, वो बात बिल्कुल सही है कि आप डोपिंग बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम हो जाते हैं, मेजॉरिटी बढ़ जाते हैं, वो तो बात है ही। लेकिन जो आपके डिप्लीशन लेयर में ये चार्जेस हैं जो इमोबाइल है, इनका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। अगर आपने डोपिंग ज्यादा की तो इतने से ही विड्थ में आपको ज्यादा चार्जेस दिखाई देने लग जाएंगे और इधर भी आपको ज्यादा दिखाई देने लग जाएंगे। तो आपका डेल्टा वी तो फिक्स है,
तो डेल्टा भी सेम रहने के लिए फिर इसकी लेयर की विड्थ कम हो जाएगी, तो ये डिप्लीशन लेयर सिर्फ यहीं से यहीं तक एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि आपके पास चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी बढ़ रही है। क्लियर है? तो इसको नोट कर लेना, डोपिंग बढ़ाने पे इम्प्योरिटी बढ़ती है और इम्प्योरिटी बढ़ने पर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, दैट इज द बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। Biasing of PN junction. So your first point is your PN junction is unbiased condition. तो क्या होगा? आपको पता है ये आपका पीएन जंक्शन है, ओके, ये डिप्लीशन लेयर है यहाँ पर, ये आपका सपोज पी साइड है, ये आपका एन साइड है, तो एन साइड पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं आपका डिप्लीशन लेयर के अंदर और यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं। अनबायस्ड कंडीशन है, तो सबसे पहले आप जब सेमीकंडक्टर को किसी सर्किट में यूज करने जा रहे हैं, सपोज पीएन जंक्शन को, तो आपने यहां पर एक मेटल का जैकेट लगा दिया, इधर आपने मेटल का जैकेट लगा दिया, और ये आपका सेमीकंडक्टर, ये पी है, ये एन है, पी में आपके पास होल ज्यादा होते हैं और इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। इसकी अनबाइसिंग कंडीशन क्या है कि अगर आप डायरेक्ट इसको किसी कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देते हैं, आपने सीधा इसको डायरेक्ट कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया, तो आपको पता है कि अभी पीएन जंक्शन आपका अनबायस्ड है, क्योंकि आपने इन दोनों एंड्स को सेम पोटेंशियल पे रखा है, यानी इनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो आपका जो डिप्लीशन लेयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है, और इस कंडीशन पे आपका जो डिफ्यूजन करंट है और जो ड्रिफ्ट करंट है ये दोनों बराबर हैं, तो योर आई डिफ्यूजन इक्वल्स टू आई ड्रिफ्ट। तो ये जो आप एक्सटर्नल सर्किट देख रहे हो, इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा, यहां पर डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट ये दोनों बराबर नंबर्स में होंगे। तो दिस इज अनबायस्ड पीएन जंक्शन, जब आपने इस एंड्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस। इट इज द फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। योर सेकंड पॉइंट इज फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस कैसे करेंगे? ये आपका डिप्लीशन लेयर है, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर आपका पी साइड है और इधर एन साइड। तो ये जो पी साइड है ना, इसको आपने हाई पोटेंशियल पे लगाया, किस पे? हाई पोटेंशियल पे, पी को, और इधर जो एन साइड है इसको आपने इधर लगाया लो पोटेंशियल पे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने एक बैटरी अप्लाई कर दी, सपोज यहाँ पे इसका ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल से जुड़ा है, ये वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल है, तो ये लो पोटेंशियल होगा, ये इधर हाई पोटेंशियल है। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इस तरह से। तो अब बताइए, ये प्लेट आपका हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है, तो आप एक्सटर्नल फील्ड इधर लगा रहे हैं, तो एक एक्सटर्नल फील्ड आ रहा है जो इस डिप्लीशन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है और ये डिप्लीशन लेयर का फील्ड है। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा और वो इसको कम कर देगा, और जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी इसका मतलब होता है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिप्लीशन लेयर की वजह से है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल फील्ड कम करेगा तो इसकी विड्थ भी कम हो जाएगी। तो जैसे ही आप ये एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे
इसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ कुछ कम हो जाएगी और उसका क्या असर पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। डिक्रीजेस ऐसा क्यों? क्योंकि उसका अपना फील्ड ऐसे था और एक्सटर्नल फील्ड ऐसे आया, तो ये एक्सटर्नल फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और कम होने का मतलब है कि हमारा डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। अब डिप्लीशन लेयर की विड्थ जब कम हो जाएगी तो उसके कंसर्न अब क्या क्या सिचुएशन है, तो आपने कहा कि आपका डिप्लीशन लेयर पहले कुछ चौड़ा था, अब थोड़ा कम हो गया, तो ये आपका P है और ये N है, तो दिस इज P, दिस इज N। तो मुझे यहां पे क्या दिखाई देगा, मेरा डिप्लीशन लेयर कम होने का मतलब कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो गया। तो आपको पता है कि पिछले पोटेंशियल डिफरेंस पे ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर हो गए थे, उस टाइम पर ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था। अब क्या हुआ, इस फील्ड को हमने इसकी हेल्प से कम कर दिया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो अपोज हो रहा था वो अपोजिशन थोड़ा कम हो गया पहले की तुलना में जब इक्विलिब्रियम था। तो हम वापस यहां पर देख पाएंगे कि माई डिफ्यूजन करंट विल बी मोर, आई डिफ्यूजन, और ये द ड्रिफ्ट। ध्यान से समझना, पिछली बार क्या था, जब पीएन जंक्शन आपका अनबायस था तो ये दोनों बराबर थे, या फिर पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में ये दोनों बराबर थे, तो लेकिन उस समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था। अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड की हेल्प से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया। कम करने का मतलब है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम हो गया है, तो ये बैरियर पोटेंशियल जो था, जितना बैरियर था उसका अमाउंट थोड़ा कम हो गया है, तो डिफ्यूजन जो है उसको अपोज कम हो गया। तो डिफ्यूजन का अपोज कम करते ही डिफ्यूजन करंट बढ़ गया और ड्रिफ्ट करंट कम हो गया, क्योंकि ड्रिफ्ट को सपोर्ट मिलता था, तो इसका सपोर्ट कम हो गया और इसका अपोज कम हो गया। तो यहां पर अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन आई डिफ्यूजन इज ग्रेटर देन आई ड्रिफ्ट, और जैसे ही डिफ्यूजन इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट तो अब इस सर्किट में आपको एक करंट दिखाई देगा। वो करंट कैसा होगा, डिफ्यूजन ज्यादा है, ड्रिफ्ट कम है, तो नेट इधर फ्लो हो रहा है करंट का, और उसके करस्पॉन्डिंग ये करंट हमारे पास इस तरह से फ्लो करेगा। तो दिस इज द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, यस और नो। तो हमारे पास डिफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ गया, ड्रिफ्ट कम हो गया, अब सर्किट में ऐसे फॉरवर्ड करंट पास कर रहा है, तो करंट ऐसे जाएगा ना, तो इस जंक्शन पे देखोगे तो डिफ्यूजन ज्यादा है, ड्रिफ्ट कम है, तो नेट करंट का फ्लो इधर दिखेगा आपको पी से एन की तरफ। तो जब जंक्शन पे करंट आपका पी से एन की तरफ जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि सर्किट में फॉरवर्ड करंट आ गया है। कौन सा करंट आ गया है, फॉरवर्ड करंट। और एक्सटर्नल सर्किट में आप देखेंगे तो वो करंट इस तरह से फ्लो करेगा। तो क्योंकि आपके पास डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा है तो सर्किट में फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लोज इन द सर्किट, तो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस वोल्टेज को सपोज बढ़ाता हूं, तो अगर मैं इस वोल्टेज को जैसे ही बढ़ाऊंगा तो क्या कंडीशन होगी, क्या ये एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा तो वो इसका अपोज और ज्यादा करेगा, और डिप्लीशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर और घट जाएगी, डिप्लीशन लेयर और घटेगी तो आपका डिफ्यूजन करंट और बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट करंट और कम हो जाएगा, सर्किट में करंट का अमाउंट और बढ़ जाएगा। तो अगर हम इस वोल्टेज के साथ इसके करंट को एनालाइज करें तो वो करंट कुछ इस टाइप का होता है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज और वाई एक्सिस पे करंट। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो पता है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा, एक्सटर्नल फील्ड जो बढ़ेगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा, और कम करने का मतलब है विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम होती जाएगी। तो आप देखेंगे कि इस सर्किट में वोल्टेज बढ़ाने पर धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है।
लेकिन पता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि अब इस सर्किट से आप कितना भी करंट पास कर सकते हो। उसके पीछे पर्पस क्या है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती जाती है और किसी पर्टिकुलर अप्लाइड वोल्टेज पर जाकर डिप्लीशन लेयर की विड्थ खत्म हो जाती है। तो हमारे डिफ्यूजन को अपोज करने वाला खत्म हो जाता है। अब सारे होल उधर जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और सर्किट में अब आप चाहो जितना करंट पास कर सकते हो। मतलब आप यहां से जितना करंट फ्लो कराना चाहेंगे ये उतने करंट को सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ होल्स हैं, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। होल इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। तो सिचुएशन में क्या है, वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते जब तक हमारी डिप्लेशन लेयर जीरो नहीं हो जाती तब तक करंट धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन एक अप्लाइड वोल्टेज को अचीव करने के बाद जब हम बात करते हैं कि हमारी डिप्लीशन लेयर वो जीरो हो जाए, मतलब उसकी विड्थ खत्म हो जाए, तो उसके बाद अब आप और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये सर्किट किसी भी अमाउंट ऑफ करंट को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये वो वोल्टेज है जिसके बाद ये सर्किट किसी भी अमाउंट के करंट को फॉलो कर सकता है। तो पता ये यहाँ पे आप एक टर्निंग देख रहे हो ग्राफ में कि ऐसे जाते जाते एकदम से ऊपर उठ रहा है। एकदम से ऊपर उठने का मतलब इसके बाद आप जितना करंट चाहो वो इस सर्किट से फ्लो करा सकते हो। तो वो एक्सटर्नल सिचुएशंस डिसाइड करेंगे कि उसमें से करंट कितना पास कर रहा है। तो पहली बात, जिस वोल्टेज पे ये एकदम से टर्निंग आती है दैट वोल्टेज कॉल्ड एज नी वोल्टेज। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर नी की तरह थोड़ा बैंड आ रहा है, इस तरह से ग्राफ ऊपर उठते उठते फिर वो नी की तरह ऐसे बैंड कर जाता है। ठीक है, तो ये नी वोल्टेज है। और अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन, दैट इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, पोटेंशियल बैरियर के बराबर। और नी वोल्टेज फॉर जर्मेनियम, दिस इज अबाउट 0.3 वोल्ट। तो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ फॉरवर्ड बायस में क्या क्या चीजें हैं। फॉरवर्ड बायस में आपका पी साइड हाई पोटेंशियल पे, एन साइड लो पोटेंशियल पे होता है। तो फिर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड, वो डिप्लीशन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है। तो अपोज करने से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम हो जाता है, सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाता है, क्योंकि डिफ्यूजन करंट विल बी ग्रेटर देन ड्रिफ्ट। क्योंकि डिप्लीशन लेयर के विड्थ कम होने का मतलब डिफ्यूजन का अपोज कम हो गया, तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट कम हो जाएगा, सर्किट में करंट पास करेगा। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में करंट बहुत कम दिखा रहा हूं मैं, लेकिन जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाते हो सर्किट में करंट बढ़ता रहता है। और एक कंडीशन तब आती है जब ये डिप्लीशन लेयर जीरो हो जाती है, क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो नेग्लिजिबल जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीटली अपोज कर चुका होगा। तो अब आप सर्किट में जितना भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग अब ये सर्किट लार्ज करंट को सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अब आप इस नी वोल्टेज के बाद देखिए, आप नी वोल्टेज भी कोई बहुत ज्यादा थोड़ी है, बहुत कम वोल्टेज है। तो बहुत कम वोल्टेज के बाद ही ये क्या करने लग जाएगा, सर्किट लार्ज करंट को सपोर्ट करने लगेगा, और हम कहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले तो मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स पे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं यहां से बहुत दूर खड़ा हूं चैट बॉक्स से। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने आप लोग। ठीक है, अननेसेसरी आप चैट बॉक्स में लिखोगे तो आपका फोकस कम रहेगा। तो मैं एक बात को दो बार रिपीट कर रहा हूं, आप टेंशन ना लें, बट ध्यान से सुने एक एक बात, हर एक चीज का लॉजिक मैंने बता दिया आपको। तो इस सर्किट में करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और करंट जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो अब ये लार्ज करंट को सपोर्ट कर सकता है। तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन है ना, वो करंट को अलाउ करता है बहुत इजीली। देखो आप 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट तक तो वो करंट को बहुत कम दे रहा था, लेकिन नी वोल्टेज के बाद वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करंट को अलाउ करता है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लो। फॉरवर्ड बायस में पी साइड एट हाई पोटेंशियल एंड देखिए सिद्धेश, जो आप लिख रहे हो कि वो कोई वायलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हम ये कह रहे हैं कि नी वोल्टेज से कम पर वो कम करंट को सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन बाद में वो ज्यादा करंट को सपोर्ट करता है। ठीक है। करंट इन अनबाइस्ड मींस कि सर्किट में करंट कितना है अनबाइस्ड कंडीशन में। तो अनबाइस्ड कंडीशन में सर्किट में करंट जीरो फ्लो करता है, यानी आप डायरेक्ट उसको शॉर्ट वायर से कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज कंडीशन इज योर अनबाइस्ड कंडीशन। नेक्स्ट, अब देखिए एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, है ना, तो करंट बढ़ रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने, मैंने आपसे क्या बोला। मैंने ये बोला आपसे कि ये जो हम पूरा डायग्राम देख रहे हैं ना, इस डायग्राम में क्या है कि आप कुछ अप्लाइड वोल्टेज लगा रहे थे और वो अप्लाइड वोल्टेज क्या कर रहा था, इसके डिप्लीशन लेयर के विड्थ को कम कर रहा था। तो अब क्या हुआ कि अब आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, तो मैं यहां तक तो मैं आपको वोल्टेज बढ़ा बढ़ा के समझा रहा हूं, लेकिन इसके आगे मैंने क्या बोला इस पे भी फोकस करो आप। मैंने ये बोला कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन अब अगर हम और वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम कह रहे हैं ये करंट एब्रप्ट बढ़ जाता है। मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को पास कर रहा है, लेकिन आप वोल्टेज पे देखिए तो मैं इसको और आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब मैं आपको पीएन जंक्शन की कैपेबिलिटी समझा रहा हूं कि जब वो नी वोल्टेज को अचीव कर लेगा, उसके बाद उसके अक्रॉस अब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसके कंसर्न आपको इस सर्किट में कोई दूसरा रजिस्टर या कोई और एलिमेंट लगाना पड़ेगा जो पोटेंशियल डिफरेंस लार्ज को एक्सेप्ट करे। तो आपने मेरा लैंग्वेज सुना होगा, मैंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कंडीशंस अब ये लार्ज करंट को सपोर्ट करेगा। जितना करंट इसमें से आप पास कर सकते हो उतना करंट ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन वोल्टेज एक्सिस पर मैं आगे नहीं जा रहा हूं, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है अब वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से यहां तक इसका वोल्टेज आपने बढ़ाया, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसके बाद आप देख रहे हैं कि करंट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जो पीएन जंक्शन है उसके अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप अब और ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे। तो मेरी लैंग्वेज ये थी कि इसके बाद ये लार्ज करंट को सपोर्ट करता है। और दूसरी बात, तो अगर ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो वो कहाँ जाएगा। तो इस सर्किट में सपोज आपने यहाँ कहीं पे कोई रजिस्टर लगा रखा है, तो कोई एक्सटर्नल वोल्टेज आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो वो सारा ड्रॉप इस पे दिखाई देगा, और उसके कंसर्न ये जितना करंट हो सकता है वो पास कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि हमारा जो पीएन जंक्शन है वो कितना पोटेंशियल ड्रॉप अपने ऊपर ले रहा है, और उसके कंसर्न किस कंडीशन के बाद वो करंट की लार्ज वैल्यू का सपोर्ट कर सकता है। क्लियर है। मैंने बोला था कि अगर कोई एक्सटर्नल सिस्टम डिसाइड करेगा कि इसमें से कितना करंट पास करना है, वो उतना करंट इसमें से पास करने की कैपेबिलिटी रखेगा जब तक इसका पोटेंशियल बैरियर जो था वो खत्म ना हो जाए। जैसे वो खत्म हो जाएगा वो लार्ज करंट को सपोर्ट करने लगेगा। क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। जी हाँ, जैसे जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल बैरियर घटता जा रहा है, और उसके बाद क्या होता जा रहा है, इसमें करंट बढ़ता जा रहा है। एक लिमिट के बाद ये बहुत सारे करंट का सपोर्ट कर सकता है। अब ये करंट पास करने के लिए वो एक्सटर्नल सिस्टम्स डिसाइड करते हैं कि इसमें से कितना करंट पास करेगा। लेकिन ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि अब आप पीएन जंक्शन के अक्रॉस नी वोल्टेज से अगर हम ज्यादा बात करें तो ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ग्राफ थोड़ा सा बेंड है। अगर यहां से यहां तक देखें तो मैं कुछ वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, यानी थोड़ा बहुत वोल्टेज और बढ़ेगा, लेकिन अब इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास किया जा सकता है। अब ये अपने ऊपर और ज्यादा ड्रॉप एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपने यहां पर वोल्टेज बढ़ाया तो उस बढ़े हुए वोल्टेज को किसी और के अक्रॉस आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो मना कर देगा और वोल्टेज बढ़ने से, और उसके करस्पॉन्डिंग जितना करंट आप जाना चाहते हो ले जाना चाहते हो ये उतना करंट को पास देगा।
लेकिन अब अपने अक्रॉस बहुत ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका जो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन है वो इस कंडीशन के बाद लो रेजिस्टेंस शो करता है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन है ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, आप पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन जो है वो लो रेजिस्टेंस शो करता है। प्रैक्टिकली इस वोल्टेज के बाद जाके ये लो रेजिस्टेंस शो करता है, और अब आप इसमें से कितना भी करंट चाहो वो पास कर सकते हो। अब बाकी अदर सिस्टम्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि इसमें से कितना करंट जाना चाहिए, बट अब ये इससे बहुत ज्यादा ड्रॉप अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? तो ये आपका पीएन जंक्शन है, और हम लोग इन जनरल सिंपल वे में बोल देते हैं कि जो पीएन जंक्शन है वो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, फॉर रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। ओके, बोर्ड पे फोकस करें, मैं हर एक बात का जवाब दे चुका होता हूं हालांकि, इसलिए आपको अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुने। सेकंड इज योर रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। तो रिवर्स बायस में क्या करें, पी साइड को जोड़ दो लो पोटेंशियल से और एन साइड को जोड़ दो हाई पोटेंशियल से। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये आपका पीएन जंक्शन है, ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ इतनी है, और अभी बनाना मत, इधर आपने पी और ये एन, तो ये मेरा पी साइड है और ये एन साइड। आपने इसको कनेक्ट किया लो पोटेंशियल से, उसको कनेक्ट किया हाई पोटेंशियल से। पी साइड एट लो पोटेंशियल, एन साइड एट हाई पोटेंशियल, दिस इज योर रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। अब मुझे बताइए, अंदर का डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, और एक्सटर्नल ये हाई है और ये लो है, तो आप एक्सटर्नल फील्ड भी ऐसे ही दे रहे हो। तो ये जो आप एक्सटर्नल फील्ड दे रहे हैं वो अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट कर रहा है तो डिप्लीशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करना चाहें तो आपको पता है कि डिप्लीशन लेयर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके अंदर जो चार्ज करिए, जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं उनके चार्जेस से गवर्न होता है। तो अगर अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होना है तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा। पहली बात, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है ना, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा और इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अब बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका अपोज कर रहा था? डिफ्यूजन का। तो जब पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में आया था तो डिफ्यूजन ड्रिफ्ट बराबर थे, और अब इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा है, तो हमारा डिफ्यूजन और कम हो जाएगा। तो डिफ्यूजन का तो अपोज करता है, तो डिफ्यूजन कम हो गया और ड्रिफ्ट बढ़ गया। तो मेरे पास आई डिफ्यूजन इज लेस देन आई ड्रिफ्ट। ध्यान से सुनना, तो डिफ्यूजन कम हो गया, तो ये लीजिए डिफ्यूजन करंट कुछ कम है, इधर होता है डिफ्यूजन करंट, और आपका ड्रिफ्ट करंट इधर आएगा। याद रखना, रिलेटिव कंपैरिजन में डिफ्यूजन कम है और ड्रिफ्ट ज्यादा हो गया रिलेटिव में, क्योंकि आपको पता है अंडर इक्विलिब्रियम दोनों बराबर थे, अब आपका ड्रिफ्ट करंट ज्यादा हो गया। तो इस सर्किट में अगर हम ओवरऑल चेक करें तो अब हमारा करंट एन से पी की तरफ है। तो दिस इज द करंट फ्रॉम एन टू पी, एंड दिस करंट विल पास
लाइक दिस, ये हमारा करंट कुछ इस तरह से पास करेगा। तो करंट इस तरह से पास करने का मतलब ये हुआ कि देखिए फॉरवर्ड बायस में करंट ऐसे जा रहा था, रिवर्स बायस में करंट ऐसे आ रहा है, तो ये करंट जो है पीएन जंक्शन के अक्रॉस एन से पी की तरफ जा रहा है। ये जो करंट है आपका वो पीएन जंक्शन पर एन से पी की तरफ आ रहा है, तो एन से पी की तरफ आने का मतलब करंट इस तरह से फ्लो करेगा। तो क्योंकि हमारा जंक्शन पे करंट एन से पी है तो हम लोग इसको नेगेटिव कन्वेंशन में दिखाएंगे। अब मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं। तो ये V और I ये बता रहा है कि कितना वोल्टेज हम इस पर लगा सकते हैं इसके एंड्स के अक्रॉस। तो बताइए जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जा रही है, विड्थ बढ़ती जा रही है, डिफ्यूजन घटता जा रहा है, ड्रिफ्ट बढ़ते जा रहा है। तो सर्किट में करंट N से P है जिसको हम नेगेटिव साइड में शो करेंगे। तो पहले करंट 0 था, अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लेफ्ट साइड में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो करंट की वैल्यू थोड़ी ऐसे बढ़ेगी। ये बढ़ कैसे रही है, नीचे ग्राफ जाने का मतलब करंट जो है वो नेगेटिव कन्वेंशन में है और नीचे जाने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन एक बात बताइए, कितने लोगों को ये बात ध्यान है कि डिफ्यूजन तो मेजॉरिटी से होता है लेकिन ये तो माइनॉरिटीज से होता है। ये तो माइनॉरिटीज से है। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने माइनॉरिटीज को ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 3 कम कर दिया था। अगर मेजॉरिटी 10 पावर 17 के ऑर्डर में थे तो आपके जो ड्रिफ्ट कराने वाले वो तो बहुत नेग्लिजिबल हैं, थोड़े से हैं। तो ये जो आप करंट का एनालिसिस देख रहे हो ना, इस एनालिसिस में ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन से ज्यादा जरूर है, लेकिन ड्रिफ्ट के पास बहुत ज्यादा नंबर्स अवेलेबल नहीं है कि वो बहुत लार्ज करंट को सपोर्ट कर सके। तो ये जो करंट आप देख रहे हैं ना, ये बहुत नेग्लिजिबल करंट है। और अब आप ये वोल्टेज अगर बढ़ाते भी जा रहे हो तो लेफ्ट साइड में आने का मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हो, लेकिन इस सर्किट में करंट कांस्टेंट हो जाता है। और ये जो आप कांस्टेंट करंट देख रहे हैं, ये माइनस ऑफ IS हम लोग शो करते हैं। माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन N से P है, और इसको बोला था रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो अब आप एक चीज नोटिस करिए, पहली बात तो हम इसको सैचुरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि करंट ने बढ़ना बंद कर दिया। वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट ने बढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि आपके पास ड्रिफ्ट कराने वाले जो थे वो थोड़े से नंबर में थे, वो जितने थे वो चले गए। अब उसके नंबर थोड़ी ना बढ़ा सकते हो आप, अब उसके नंबर बढ़ नहीं रहे, तो आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई करते जा रहे हैं तो सर्किट में करंट मेंटेन्ड है। और इवन मैं आपको बता दूं, ये जो करंट है ना ये नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम करंट होता है। तो अगर ये करंट बहुत कम है तो आपको पता है आइडियल एस्पेक्ट में हम लोग इस करंट को 0 बोल देते हैं, और हम ये बोलते हैं कि रिवर्स बायस कंडीशन में हमारे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। दैट इज द आइडियल एस्पेक्ट, आइडियल एस्पेक्ट। लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ नेग्लिजिबल करंट का सपोर्ट कर रहा होता है। बात समझ में है? तो अगर हम इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यहां तक, तो आप देख रहे हो इधर से इधर आने का मतलब आप वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं लेकिन सर्किट में करंट नहीं बढ़ रहा है। तो सर्किट में करंट नहीं बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि इन रिवर्स बायस PN जंक्शन ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस एंड अलाउज लो करंट। ये लो इतना कम है कि आपको सर्किट में करंट जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दिखाई देगा। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो ये करंट बहुत ही ज्यादा कम है, बट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपका ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन से थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से आपको सर्किट में कुछ करंट नजर आ रहा है। तो आपने क्या किया है, इस नेगेटिव वोल्टेज को इंक्रीज करते गए तो इसने सारा वोल्टेज हैंडल करते चला गया PN जंक्शन।
लेकिन एक लिमिट के बाद करंट को बढ़ने नहीं दे रहा है। और ये जो करंट आपको दिखाई भी दे रहा है ये भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। फॉर आइडियल डिस्कशन हम बोलेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है ना वो इतना हाई है कि इसमें अंडर रिवर्स बायस कंडीशन करंट ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। बात समझ में आया? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके मेन पॉइंट है कि आपका पी साइड जो है ये तो हमारा अनबायस कंडीशन वाला है। रिवर्स बायस कंडीशन में आपका पी साइड लो पोटेंशियल पे, एन साइड हाई पोटेंशियल पे, तो एक्सटर्नल फील्ड अंदर वाले फील्ड का सपोर्ट करता है, उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है जिससे डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है। विड्थ बढ़ने का मतलब डिफ्यूजन कम हो जाएगा, ड्रिफ्ट बढ़ेगा, तो सर्किट में एक रिवर्स करंट का फ्लो होता है जो जंक्शन पर एन से पी की तरफ है, उसको हम लोग नेगेटिव साइड में फॉर्म करते हैं। लेकिन ये करंट बहुत कम अमाउंट का है। टेक्निकली आपको दिख रहा है कि वोल्टेज बढ़ाने पे पहले थोड़ा करंट बढ़ा है, लेकिन बढ़ने के बाद ये नेग्लिजिबल मतलब कांस्टेंट हो गया है। बट ये जो कांस्टेंट अमाउंट भी है ये भी बहुत नेग्लिजिबल है। तो हम बोलते हैं कि पीएन जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में अभी करंट का सपोर्ट नहीं कर रहा है। एज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम लोग इस करंट को जीरो बोल देते हैं। एज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये लो करंट को सपोर्ट करता है एंड इट ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ में आई? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन की बात करेंगे। ओके, तो अब देखिए जो मेरा सिस्टम था वो रिवर्स बायस कंडीशन में था, और उस रिवर्स बायस कंडीशन में बेटा मैं जो बता रहा हूं वो एग्जाम के कंसर्न नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या रिवर्स बायस में कभी करंट फ्लो नहीं करता है, तो आप कहोगे कि सर लो करंट पास करता है, लो करंट बहुत कम। और वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे अगर आप उसमें किसी आमीटर वगैरह से आप मेजर करेंगे तो बहुत नेग्लिजिबल करंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि रिवर्स बायस कंडीशन में जो करंट है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा। और इवन देखिए ये करंट कांस्टेंट है, जो भी नेग्लिजिबल है वो भी कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस। तो अगर आप इस ब्रांच से और ज्यादा करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो ये अलाउ ही नहीं करेगा। एक रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट को अलाउ करेगा, उसके बाद और करंट अलाउ नहीं करेगा। और जो रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो हम लोग आइडियल ग्राउंड पे ये बोलेंगे कि ये करंट को अलाउ नहीं करता है। प्रैक्टिकल लेवल पे आप देखोगे तो वो लो करंट है, और वो लो करंट इतना है कि आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट उस सर्किट में करंट जीरो है जहां पर पीएन जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो रिवर्स बायस कंडीशन है ना उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। वो गड़बड़ी क्या है कि आप इसका वोल्टेज बढ़ा रहे थे, तो आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है और डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर क्या हुआ, आपने बहुत हाई वोल्टेज कुछ लगा दिया, मान लीजिए कोई वैल्यू अप्लाई कर दी, सपोज वो 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने इसको कुछ हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो हमें पता चला कि ये सर्किट है ना अब एक लार्ज करंट का भी सपोर्ट कर रहा है। तो वो कंडीशन क्या है देखिए, कंडीशन कुछ ऐसी है कि मेरे पास, हम बात कर रहे हैं ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन, ब्रेकडाउन ऑफ पीएन जंक्शन। तो ब्रेकडाउन में क्या होगा कि जब आप रिवर्स वोल्टेज को आप इंक्रीज कर रहे थे तो ग्राफ कुछ ऐसा बना, देखो आप, ये V और ये I। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे करंट बढ़ता गया, बट वो कांस्टेंट हो गया, ये नेग्लिजिबल ही है। तो इस करंट को तो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ब्रांच में करंट है ही नहीं, लेकिन एकदम से ग्राफ ऐसा आया। इसका क्या मतलब है कि ये एक रिवर्स वोल्टेज है जिसको हम सिंबल दे रहे हैं माइनस ऑफ वी जेड। माइनस ऑफ वी जेड एक रिवर्स वोल्टेज है। इसका मतलब है कि ये इसके बाद इट कैन सपोर्ट द लार्ज वैल्यू ऑफ करंट विदाउट एक्सेप्टिंग द लार्ज वोल्टेज। यानी अब ये ज्यादा वोल्टेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें से आप लार्ज करंट का पास कर सकते हैं। तो अगर आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो इस लिमिट के बाद ये लार्ज करंट को सपोर्ट करने लग गया।
तो पहले तो हम लोग बोलते हैं कि ये ग्राफ किस कंडीशन में बना है, ब्रेक डाउन कंडीशन में। ये ब्रेक डाउन हो गया। अभी जो ब्रेक डाउन है वो किसका हुआ है पता है, जो पीएन जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में जो ब्रेक डाउन हुआ है, हम उसकी बात करें तो जो हमारा डिप्लीशन लेयर था ना, जो विड्थ बढ़ा रहा था, एकदम से उसके अंदर क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बनने लग गए। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे ना, तो वो जो हमारा डिप्लीशन लेयर है उसके अंदर एकदम से बहुत सारे बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना शुरू हो गए। तो मुझे बताइए, हमारा जो डिप्लीशन लेयर है उसकी एग्जिस्टेंस किस वजह से है, उसकी एग्जिस्टेंस किस वजह से है, क्योंकि उसमें आप कह रहे हैं कि परमानेंट इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो अवेलेबल नहीं है, बस वो आ जा रहे हैं इधर से उधर, लेकिन उसमें बहुत सारे बॉन्ड बने हुए हैं जिन्होंने डिप्लीशन लेयर के एग्जिस्टेंस को शो किया हुआ है। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि वहां लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड टूट गए हैं और एकदम से जो डिप्लीशन लेयर है, जैसे ये आपका डिप्लीशन लेयर, इसमें क्या था, इधर प्लस 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 एन साइड में, इधर माइनस माइनस, और आपको दिख रहा है यहाँ बहुत सारे बॉन्ड हैं जिसमें बॉन्ड कंप्लीट है, इसीलिए मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन होल शो नहीं कर रहा हूं। लेकिन एकदम से क्या हुआ, यहाँ बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन होल, फिर बॉन्ड टूटा, होल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल। तो एक बात बताइए, फिर तो इसकी कंडीशन इधर वालों के जैसी ही तो हो गई, क्योंकि इधर और इधर आपको पता है, इधर मेजोरिटी में होल्स हैं, इधर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहां पर आपके पास बॉन्ड बने हुए थे। अगर एकदम से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बन जाए तो डिप्लीशन लेयर की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर किस वजह से बना हुआ था, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन की वजह से वहां एक लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन अगर हम बॉन्ड को तोड़ दें, बहुत सारे बॉन्ड को तोड़ दें, तो डिप्लीशन लेयर का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, जिसने उस करंट को रोक के रखा था। तो पता है क्या हो रहा है, ऐसा हुआ, देखो ये आपका पीएन जंक्शन, ये पी ए एन, पहले डिप्लीशन लेयर बना हुआ है, इधर आपको बहुत सारे होल दिख रहे हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, इधर मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स, होल नेग्लिजिबल। लेकिन डिप्लीशन लेयर अगर है तब तो ये करंट अटका हुआ है, लेकिन डिप्लीशन लेयर में भी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो गए, ये लीजिए, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गए। इसका मतलब कि ये जो चीज आप दिखा रहे हो ये तो बेचारा बचा ही नहीं। तो डिप्लीशन लेयर की एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि वहां पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बन गए। अब आपने क्या किया हुआ था, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस कंडीशन ऐसी थी, ओके। तो जो रिवर्स बायस कंडीशन है वो ऐसी थी, ये हाई पोटेंशियल पे था, ये लो पोटेंशियल पे था, और आपका ब्रेकडाउन हो गया। तो अब पता है सारे होल इधर जाने लगेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, सारे होल इधर जाएंगे, सर्किट में करंट ऐसे पास करेगा। तो करंट तो अभी भी किस ओर है, एन से पी की तरफ है। इसीलिए हमने ग्राफ को किस रीजन में बनाया है, क्योंकि वी आर टेकिंग एन टू पी एज नेगेटिव। तो एन से पी आपका नेगेटिव है, तो इसके कंसर्न देखिए, इधर वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। इसके बाद यहां पर जो करंट आप देख रहे हैं, अब लार्ज करंट का सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि इस सर्किट में, इस सिस्टम में जो डिप्लीशन लेयर है उसमें लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड टूटकर वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गए हैं, और अब सारे जो होल्स हैं वो इधर आ रहे हैं और सारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो अब इस सर्किट से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या है ये, देखिए, फिर ये लार्ज करंट का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अपने ऊपर इससे ज्यादा अगर हम देखें तो वोल्टेज में कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। वोल्टेज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वोल्टेज किसके जैसा है, ऑलमोस्ट सेम है। प्रैक्टिकल लेवल पे थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, इसलिए हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चिल्लाते हैं, बट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में हम ये बोलेंगे कि इस पर वी जेड ड्रॉप के अलावा और ज्यादा ड्रॉप नहीं आ रहा है अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये लार्ज करंट को अब सपोर्ट कर सकता है।
तो जब आपका पीएन जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में लार्ज करंट को सपोर्ट करने लग जाए तो वो कंडीशन ऐसी होती है जब आपका पीएन जंक्शन अंडर ब्रेकडाउन कंसिडर होता है और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रीजनरेशन की वजह से डिप्लीशन लेयर की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और अब ये लार्ज करंट का सपोर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ब्रेकडाउन में मैं कुछ लाइन लिखवा देता हूं, है ना। ओके, तो स्टूडेंट्स एक बार स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट लिख लीजिए कि अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन when when in the depletion layer, in the depletion layer bond starts breaking and a large number of electron hole pair are generated in the depletion layer, then the depletion layer disappears. The depletion layer disappears due to this electron hole pair regeneration. Due to this electron hole pair regeneration in depletion layer, and due to which it can allow the large current. It can allow the large current. It can allow the large current. This condition of PN junction, this condition of PN junction is called breakdown of PN junction. And the minimum reverse voltage and the minimum reverse voltage at which the breakdown is found and the minimum reverse voltage at which the breakdown is found is called Zener voltage. Is called Zener voltage. ओके, तो जो हमारा ब्रेकडाउन है वो किसी रिवर्स वोल्टेज पे जाकर होगा, तो जिस मिनिमम रिवर्स वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन करेगा उसको हम बोलेंगे जीनर वोल्टेज। और अब आप देख सकते हैं कि इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये लार्ज करंट का सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो आपके ब्रेकडाउन हुआ है ना, उसकी दो मैकेनिज्म होती है ब्रेकडाउन की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन। ओके, तो पहला मैकेनिज्म जो होता है उस ब्रेकडाउन का नाम है जीनर ब्रेकडाउन। तो मैकेनिज्म मतलब बॉन्ड कैसे टूटे, बस इसका बताना कि बॉन्ड कैसे टूटे। तो जो डिप्लीशन लेयर में है तो हम कहेंगे कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो मच stronger so that
it starts bond breaking in depletion layer. ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये आपका डिप्लीशन लेयर था, आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और रिवर्स बायस कंडीशन में आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाए, वो इतना स्ट्रॉन्गर हो जाए कि इट स्टार्ट्स बॉन्ड ब्रेकिंग इन द डिप्लीशन लेयर, मतलब डिप्लीशन लेयर में एक बॉन्ड बना हुआ है, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाए कि वो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट कर दे, मतलब बॉन्ड को तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन को भेज दे कंडक्शन बैंड में और यहाँ होल वैलेंस बैंड में रह जाए। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ही इस बॉन्ड को तोड़ दिया है। तो डिप्लीशन लेयर में इतना हाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया कि उसने बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट कर दी। तो दैट टाइप ऑफ ब्रेकडाउन इज कॉल्ड Zener breakdown. And the second mechanism is avalanche breakdown. Avalanche breakdown. अब देखो ये ब्रेकडाउन कौन करेगा, आपको पता है ये आपका डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर, आपको पता है यहां पर अभी ये अगर एन साइड है और ये पी साइड है, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि इस डिप्लीशन लेयर से पास करने में, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, तो ये किसको अपोज कर रहा है, ये अपोज कर रहा है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को, और सपोर्ट कर रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। तो जो हमारे पास माइनॉरिटी है, तो पहले बताना, तो इधर पी साइड की माइनॉरिटी कौन है, पी साइड की माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना दीज आर माइनॉरिटी, और एन साइड की माइनॉरिटी होल्स हैं। अगर आप बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो इन होल के पीछे भी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो मुझे ये बताओ, ये जो डिप्लीशन लेयर है, इससे जाने का सपोर्ट किसको होता है, ड्रिफ्ट का सपोर्ट होता है, तो ड्रिफ्ट का सपोर्ट है, और ड्रिफ्ट होता किन की वजह से, माइनॉरिटीज की वजह से। तो ये जो माइनॉरिटीज हैं, जब वो डिप्लीशन लेयर से पास करेंगे तो इनका सपोर्ट होगा, सपोर्ट होने का मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, माइनॉरिटीज की। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब वो डिप्लीशन लेयर से पास करेंगे। जो हमारा डिफ्यूजन वाले हैं, उनका अपोज हो रहा है, तो वो बहुत कम नंबर में है, इधर से इधर पास कर रहे हैं, लेकिन इधर से इधर जो पास कर रहे हैं ड्रिफ्ट, वो बहुत ज्यादा नंबर में, बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहिए, है तो माइनॉरिटी, लेकिन ये बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके नंबर 10 पावर 3 तक है। तो आपको पता है इस समय पर कोई रिवर्स सैचुरेशन करंट चल रहा है, तो रिवर्स सैचुरेशन में जितने भी माइनॉरिटी हैं लगभग वो सभी चल रहे होते हैं, जो भी हैं नेग्लिजिबल है। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इस डिप्लीशन लेयर के अंदर बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ड्रिफ्ट से पास करते हैं, मतलब डिप्लीशन लेयर में उनको सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट मिलने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाए कि वो बॉन्ड से टकरा टकरा के बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दें, तो ऐसे ब्रेकडाउन को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एवलांच ब्रेकडाउन। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो मच स्ट्रॉन्गर दैट it starts bond breaking in the depletion layer, that type of breakdown is called Zener breakdown. And for avalanche breakdown, if the minority charge carriers are so much capable that they can break the bond in the depletion layer, that means that type of breakdown is called avalanche breakdown. ओके तो पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक डेफिनेशन लिखा देता हूं। तो जेनर ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो एवलांच में देखिए कि व्हेन
electrons of minority charge carrier, when electrons of minority charge carrier passes through the depletion layer, then due to high magnitude of electric field, electrons acquire so much kinetic energy, that these minority electrons starts bond breaking in depletion layer. This mechanism is called as avalanche breakdown. ऑफलाइन होगी, बोल दो आज से। ओके ओके स्टूडेंट्स, जो अपनी 13 की क्लासेस है ना, ये ऑफलाइन चलेंगी। ओके तो जो लोग नेक्स्ट क्लास से आना चाहें वो आ सकते हैं। ओके 13 की क्लासेस ऑफलाइन चलेगी। ओके तो जो लोग नेक्स्ट क्लास से अटेंड करना चाहें वो लोग क्लासरूम्स में आ सकते हैं। ओके नई इंफॉर्मेशन आई है। तो देखिए एक स्टूडेंट ने मेरे से ये पूछा कि सर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा का क्या मतलब है, इससे ज्यादा हाई वोल्टेज। तो आपको पता है जो डायोड है, मतलब जीनर ब्रेकडाउन में जो आपका पीएन जंक्शन है, वो रिवर्स बायस कंडीशन जैसे ही वो अचीव कर लेगा तो वो अब अपने ऊपर और ज्यादा ड्रॉप को एक्सेप्ट नहीं करता। ये इसकी प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आप इसको और ज्यादा ड्रॉप देना चाहेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे लार्ज करंट को पास करता जाएगा। बात समझ गए? तो आपको इसके साथ में कोई और भी सिस्टम लगा के रखना होगा जो वोल्टेज को एक्सेप्ट कर सके, लेकिन ये बढ़े हुए वोल्टेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है क्या? तो हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं। पीएन जंक्शन को हमने दो कंडीशन में बात किया है, सिर्फ वही। अच्छा स्टूडेंट्स, क्लासरूम्स में वही आएंगे जो वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स हैं। ओके वो लोग ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं जो स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड हैं। जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो लोग अपनी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन कैरी ऑन करें, और जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो क्लासरूम में आ सकते हैं। ओके ओके तो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, और बीच बीच में वैक्सीनेशन की भी बात कर रहे हैं। तो देखिए आपका एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। तो देखिए हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, है ना। आइडियली हम इसको क्या बोलेंगे, जीरो। ओके सेकंड अगर हम बात करें, रिवर्स बायस ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, तो हम बोलेंगे आइडियली इस रेजिस्टेंस को हम मानेंगे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है। थर्ड पॉइंट, फॉरवर्ड बायस अलाउज करंट, रिवर्स बायस
does not allow current, does not allow currents. ठीक है, तो जो रिवर्स बायस है वो करंट को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका फॉरवर्ड बायस है वो करंट को अलाउ करेगा। फिफ्थ है रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन, breakdown allows current, याद रखिएगा ये किस कंडीशन में लिख रहा हूं, अंडर ब्रेकडाउन, एंड हैव कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ Vz। बाकी जब प्रॉपर्टी आएगी जीनर डायोड की तो मैं उसमें सारी प्रॉपर्टी बता दूंगा। अभी आपको पता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस, तो फॉरवर्ड बायस कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, आइडियली हम जीरो बोलेंगे। रिवर्स बायस हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, आइडियली हम उनको इन्फिनिटी बोलेंगे। फॉरवर्ड बायस करंट को अलाउ करेगा, रिवर्स बायस करंट को अलाउ नहीं करेगा इन जनरल, लेकिन रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन होने पे ये करंट को अलाउ करता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस Vz ही रहेगा। ओके, तो आज मैं कुछ होमवर्क ऐड नहीं कर रहा हूं, होमवर्क हम लोग जब डायोड के सर्किट्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम होमवर्क ऐड करेंगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।